किसी भी युवा के लिए उसकी पढ़ाई, उसका करियर उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और जरूरी भी, और होना भी चाहिए। इसके लिए अमूनतम हर युवा अपनी मेहनत करता है, पर फिर भी देश में रोजगार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और ये अब विकराल रूप की तरफ मोड़ ले रहा है। आइए इसी पर आज हम खास चर्चा करते हैं हमारे उत्तराखंड के संपादक शार्दुल शेंदिले से। शार्दुल, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। शार्दुल, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि देश में राइट मैच ऑफ स्किल सेट हो रहा है कॉर्पोरेट्स में क्या? अब देखिए, आज के टाइम पे अगर हम समझें तो मैं एक बहुत बड़े कोर्स से स्टार्ट करूंगा, इंजीनियरिंग। हर गली में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर मोहल्ले में एक आज के टाइम में इंजीनियरिंग कॉलेज है। बट अगर हम कॉर्पोरेट लेवल की बात करें, क्या रियली हमारे पास स्किल सेट है? तो हमारे पास आज के टाइम में स्किल सेट नहीं है। वर्कफोर्स बहुत है, मगर उस वर्कफोर्स के पास स्किल्स नहीं है। ना उनको कोई कॉलेज में स्किल दे रहा है, ना उनको कोई प्रोफेशनल कोर्स में स्किल दे रहा है। 4 साल की डिग्री के बाद भी अगर कोई बच्चा कॉर्पोरेट के लिए आ रहा है तो उसको अनट्रेन्ड एम्प्लॉय बोला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अनट्रेन्ड एम्प्लॉय कैसे है, जो 1 साल 6 महीने ट्रेनिंग करके मे बी वो काम कर रहा है जो उसने इंजीनियरिंग में सीखा ही नहीं है। तो कह सकते हैं कि जो स्किल हमें आज के टाइम पे रिक्वायर्ड है मार्केट के लिए, वो स्किल यूथ के पास नहीं है। तो यूथ उसको सीखना भी नहीं चाह रहा है शायद, या फिर मैं उसको दूसरे तरीके से बोलूंगा कि उस पे वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो उस स्किल को पकड़ के सीख सके। इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, एक जो मुझे ऐसा लगता है, या आप इस पर दृष्टि डालिए लोगों को, कि पहले के समय में कॉलेज इंजीनियरिंग के पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं, ठीक है। पहले के समय में जो कॉलेजेस थे कम थे, राइट। बट आज अगर देखें तो चाहे वो इंजीनियरिंग के ही हो, चाहे वो एमबीए के हो, चाहे वो बीबीए के हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो, हर गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में कॉलेजेस खुल गए हैं, ठीक है। इसको एज अ एजुकेशन नहीं, कॉमर्शलाइजेशन पे ज्यादा मूव हो रहा है शायद। तो जो छोटे छोटे कॉलेजेस भी खुल गए, वहां पे जो हम ये बोल सकते हैं हमारे जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि भाई कॉलेजेस इतने हैं, वो ले लेते हैं कुछ भी, किसी भी टीचर्स को ले लेते हैं कम कम सैलरी पे, उनको ठीक से बच्चों को ट्रेन नहीं करते हैं, पढ़ाते नहीं है, तो बच्चे स्किल सेट नहीं डेवलप कर पाते और आगे जाके कॉर्पोरेट में वही बच्चे फेल होते हैं। एक क्या कारण, ये कारण है या कोई और कारण भी है आपके साथ? देखिए, सबसे बड़ा कारण है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अगर आज भी हम किसी बड़े बूढ़े के साथ बैठते हैं, उससे हम पूछते हैं कि उसके 10वीं में या उसकी 9वीं कक्षा में पढ़ाई कैसे होती थी, उन लोगों को आज भी, उन बुजुर्गों को आज भी अपने टीचर्स के नाम याद होते हैं, उनको उनके पढ़ाने का तरीका याद होता है और उतनी स्ट्रिक्टनेस याद होती है कि उनको पढ़ाया कैसे गया था। अब उसके बाद हम आरटीई की बात करें, राइट टू एजुकेशन की बात करें, कि बच्चों को पढ़ाई मतलब करवाई जा रही है, बट उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। बच्चे आजकल फेल नहीं हो रहे हैं। आप सीबीएसई, आईसीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड के रिजल्ट देखिए, स्टेट बोर्ड तो तब भी स्कोर्स थोड़ा सा कम रहता है, बट आईसीएसई, सीबीएसई में हम लोगों के पास टॉपर्स आ रहे हैं, बहुत से टॉपर्स हैं। बट एक प्रोफेशनल लाइफ में जब वो टॉपर कन्वर्ट होता है तो उसका स्किल कहाँ चला जाता है? 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, ये जो बच्चे हैं, ये आगे कॉर्पोरेट लाइफ में, मैं उदाहरण दे रहा हूं मोस्टली बच्चों का, सबका नहीं, क्योंकि कुछ डेफिनेटली अच्छे होते हैं, मगर मोस्टली बच्चे जो हैं, जो अच्छा स्कोर करने के बाद भी वो ऑलराउंडर कैटेगरी में या एक प्रोफेशनल कैटेगरी में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं एक जजमेंट लेना पड़ जाता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर। डेफिनेटली हमारे पास कॉलेजेस बहुत हैं, स्किल टीचर हैं, बट क्या उस एजुकेशन की क्वालिटी उसी लेवल पे है जिस लेवल पे हमें वर्किंग प्रोफेशनल चाहिए? शायद नहीं। क्योंकि जो बच्चा प्रोफेशनल लाइफ में अपनी आ रहा है, वो कहीं ना कहीं से कुछ चीजें सीख के आएगा। जो उसके 4 साल इंजीनियरिंग की डिग्री है या उसकी स्कूल लाइफ है, 10th 12th की है, वो उसका डेवलपमेंट वहीं से शुरू हो जाता है। 1 साल की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में या 6 महीने की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में उसको उतनी स्किल्स नहीं दी जा सकती जो उसके टीचर्स स्कूल में दे सकते हैं या प्रोफेसर्स कॉलेज में दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्या क्वालिटी वही दे पा रहे हैं बच्चों को या क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं। और अगर उस क्वालिटी को हमें इनहांस करना है तो सरकार को या कॉलेज को क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सेक्टर का और एजुकेशन मिनिस्ट्री का इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट और बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर एक चीज देखी जाए कि इसको कैसे हम इंप्रूव करें या इसको हम कैसे लाइमलाइट में लाएं कि वो कहीं ना कहीं कॉलेज अपने आप को इंप्रूव करके वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को दे पाए, जो आज के टाइम पे शायद नहीं है। अगर मैं आपकी इस पूरी चीज को समअप करूं तो हम कहीं क्या ये कह सकते हैं कि कैंपस टू कॉर्पोरेट कहीं ना कहीं मिसिंग है। कैंपस की जो बच्चे कैंपस में पढ़ते हैं, बीटेक कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, अगर बीटेक ही ले लें तो कैंपस टू कॉर्पोरेट्स कहीं मिसिंग है।
उनकी कॉर्पोरेट्स की क्या रिक्वायरमेंट है और कैंपस में क्या पढ़ाया जा रहा है, उसके बीच में कोई गैप है? मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा गैप है। जो इंजीनियरिंग डिग्री होती है तो कैंपस बच्चों पे फोकस कर रहा है कि उसको पढ़ा दिया जाए और किसी भी तरीके से वो एग्जाम निकाल ले, क्लियर कर ले आए बस। 4 साल की डिग्री में बच्चा यही कर रहा है, हर सेमेस्टर में आता है, एग्जाम निकालता है। प्रॉब्लम तब आती है जब एक कॉर्पोरेट कंपनी के लिए उसके इंटरव्यू शुरू होते हैं या किसी कॉलेज में कोई कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनी विजिट करती है, तब उसको 1-2 महीने की पीडीपी ट्रेनिंग दी जाती है या उसको एक छोटे से ट्रेनिंग दी जाती है कि कॉर्पोरेट वर्क कैसे करता है। ये चीज उसको 4 साल तक क्यों नहीं सिखाई जा रही है? 4 साल उसको काम के साथ साथ एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में या एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग में या एक कम्युनिकेशन ट्रेनिंग में क्यों नहीं डाला जा रहा है कि भाई 4 साल बाद आपको ये काम कॉर्पोरेट में करना है जो इस तरीके से होता है। उसको वो नॉलेज ही नहीं है। तो जो हम बोलते हैं कॉलेज टू कॉर्पोरेट का गैप, ये वहां पे बहुत बड़ा हो जाता है। कैंपस टू कॉर्पोरेट। एंड कैंपस के बाद जब बच्चा कॉलेज में आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक कल्चरल शॉक उसको मिल रहा है। उस कल्चरल शॉक से कुछ बच्चे जल्दी रिकवर हो जाते हैं, कुछ बच्चों को ज्यादा टाइम लगता है और कुछ ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन में लैक करते हैं, वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो वो एक ट्रांजिशन लेना बहुत डिफिकल्ट है आजकल बच्चों के लिए। और कहीं ना कहीं कॉलेज का बहुत बड़ा महत्व है कि उनको उस तरीके की ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर ही लानी पड़ेगी जिससे कि बच्चा स्किल ले पाए। कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं खामियां नहीं बोलूंगी, पर हाँ कुछ एजुकेशन सिस्टम में ऐसी चीजें हमें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी ताकि ये गैप को हम फिल अप कर सके। राइट, बिल्कुल राइट। मेरा अगला सवाल है आपसे कि ट्रंप ने इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए नई पॉलिसी को लाने के लिए बात कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप का एम्फेसिस इधर एक और चीज और पे भी देखने को मिला है, लोकल टैलेंट को प्रमोट करना। ठीक है, उनका ध्यान उस पर ज्यादा केंद्र दिख रहा है। इससे आपको क्या लगता है कि जॉब मार्केट पर क्या असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि बहुत अधिक संख्या में देश के लोग यूएस में जाके काम करते हैं, तो कौन से देश इससे प्रभावित हो सकते हैं और क्या इस पे असर दिख सकता है? देखिए, दोनों चीजों का एक अलग अलग पहलू है। अगर हम बात करें इलीगल इमिग्रेंट्स की तो वो पॉलिसी ही डिफरेंट है, क्योंकि मोस्टली जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं वो एक लेबर क्लास होती है जो वहां जाके एक लेबरिंग का काम या एक हिडन वे में अपना काम करती है, पैसे कमाने का वो करती है। इससे जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी जगह अगर हम बात करें एक लोकल टैलेंट को प्रमोट करने की, तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है जहां पे दूसरे सेक्टर्स को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर है। अब जैसे अगर हम यूएस यूके की बात करें तो इंडिया के बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जो H1 वीजास पे और एक बिजनेस वीजास पे, वर्किंग वीजास पे जाते हैं और वहां पे काम करते हैं। मगर अगर कोई कंट्री लोकल टैलेंट को प्रमोट करना शुरू करती है, डेफिनेटली उनके पास भी टैलेंट है, बट इंडिया के पास कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर में टैलेंट ज्यादा है। तो अगर वहां के लोगों को रिप्लेसमेंट करा जाता है या फिर वहां के लोगों को प्रमोट किया जाता है और इंडियन लोगों को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक ड्रॉबैक होता है। अभी पीछे हम लोग देखें कि कोविड के बाद बहुत कहीं ना कहीं कंपनियों में बहुत सारी कॉस्ट कटिंग शुरू हुई है। उन्होंने बहुत सारे जो ऑन साइट लोग थे या बहुत सारे जो लोग काम करते थे बाहर कंपनियों में, ट्रैवल करते थे बिजनेस वीजा पे, उस पर बहुत सारे लिमिटेशन लगा दिए, जिसकी वजह से कईयों को वापस ट्रैवल करना पड़ा। और कहीं ना कहीं हमने मार्केट में भी बहुत बड़ा डिक्लाइन देखा है पिछले 2-3 सालों में। तो ये कहना गलत नहीं है कि जितने लोग पहले जाते थे उतने लोग अब नहीं जा रहे हैं, और भविष्य में ऐसा हो सकता है कि लोकल टैलेंट प्रमोट करने के लिए ज्यादा लोग ट्रैवल ना कर पाए। जहां टैलेंट की जरूरत है, इंडियन टैलेंट की जरूरत है, वहां डेफिनेटली लोग जाएंगे। बट कहीं ना कहीं अगर वो चीज आ रही है, और ये सिर्फ मैं यूएस की बात नहीं करूंगा, ये मैं यूके, यूरोप, जर्मनी की भी बात करूंगा, क्योंकि वहां पे भी लोकल टैलेंट प्रमोट हो रहा है। तो एक लिमिटेड पॉलिटिकल एजेंडाज आ रहे हैं जो ना सही ना गलत, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हर सरकार का अपना एक काम करने का तरीका होता है। मगर अगर वो लोग लोकल टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया इंजीनियरिंग, आईटी सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आज के टाइम में इंडियन आईटी सेक्टर एक बहुत बड़े लेवल पे अपनी पहचान बना चुका है पूरे दुनिया में। लगभग 23 इंडस्ट्रीज के सर्वे के बाद ये पता लगा है कि 56% जो उसमें कंपनीज थी, ठीक है, उसमें उन्होंने ये बोला है कि आने वाले समय में जो है कॉर्पोरेट में जो है काफी तेजी आएगी। बट 23% बोल रही हैं, उनका कहना ये है कि नहीं, कोई भी तेजी नहीं आएगी हायरिंग में, वही रहेंगी, रिप्लेसमेंट्स होंगे, बस उससे ज्यादा और कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर हम लोग पिछले साल के तुलना में बात करें तो हमारे इस साल करीब 6% का इजाफा हुआ है रिसोर्सिंग में और ऑनबोर्डिंग में और हायरिंग में। 6% एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है, मगर पिछले साल के मार्केट डिक्लाइन के हिसाब से ये कहीं ना कहीं एक इंप्रूवमेंट लगता है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर हम कुछ साल बाद की बात करें तो अगेन उसके भी दो पहलू आ जाते हैं कि क्या
इतने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आगे चल के एआई भी मार्केट में आ रहा है। अब दो डिस्कशंस पैरेलल चलते हैं कि क्या इतने लोगों की जॉब आगे इंप्रूव होती रहेगी या हमें कितनी जॉब मार्केट में बनानी है। आज के टाइम में भी अगर हम देखें तो हमारे पास स्किलफुल जॉब की पोस्ट बहुत सारी ऐसी हैं जो अभी भी खाली हैं, चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें चाहे हम नॉन गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, मगर उस पे स्किल्ड वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। और अगर हम कॉर्पोरेट और व्हाइट कॉलर जॉब्स की बात करें कि मार्केट में इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, मगर क्या ये उतना इंप्रूव हो पाएगा जो प्री कोविड था? शायद उतना नहीं हो पाएगा। तो आगे वाले टाइम में स्किल्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज उसी के पास हैं जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, कॉमन सेंस है, क्रिटिकल थिंकिंग है। तो वो चीज लोगों को अडेप्ट करनी पड़ेगी। और आगे चल के अगर एआई भी आ रहा है तो एआई कौन कौन सी जॉब्स रिप्लेस करता है और उन लोगों को अपने साथ एआई के साथ काम करने के लिए अपने आप को कैसे उन लोगों को मॉडिफाई करना पड़ेगा या अपग्रेड करना पड़ेगा, मैं बोलूंगा, तो उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है एआई, ठीक है, एआई एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी जो आ रही है, कहीं ना कहीं इसके बहुत से फायदे भी होंगे, बिल्कुल, पर मुझे ऐसा लगता है या कई लोगों से भी सुना है कि एआई के फायदे अगर हैं तो उसके नुकसान ज्यादा हैं, क्योंकि इससे देखिए एक जो रियल ह्यूमन माइंड है, राइट, और एक जो रोबोटिक माइंड है, बहुत फर्क है। आपकी रोबोट मैं मानती हूँ बिल्कुल टेक्नोलॉजी एडवांस होगा, सब कुछ होगा, बट एक ह्यूमन माइंड जो सोच सकता है, जितना क्रिएटिव हो सकता है, वो एक रोबोटिक माइंड नहीं हो सकता, क्योंकि रोबोटिक आपने बनाया है, ठीक है, इट्स अ मैकेनिकल, राइट, बट अ ह्यूमन माइंड इज नॉट मैकेनिकल, इट्स समथिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय अ गॉड एंड दैट जो वर्क करता है सिचुएशन के हिसाब से, क्रिटिकल थिंकिंग के। रोबोट सिर्फ जैसा आपने बनाया वैसे फंक्शन करेगा, तो कहीं ना कहीं वो एक गलत इंपैक्ट ला सकता है। जो सॉल्यूशंस होंगे, जो चीजें आएंगी रोबोटिक एआई के टेक्नोलॉजी थ्रू, कहीं ना कहीं वो बहुत गलत दिशा में लेके जा सकती है। आपका क्या कहना है इस पे? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अब अगर मैं एग्जांपल दूं तो आज के टाइम में आप एआई मॉर्फ वीडियोस देखिए, कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी नहीं है जिसके एआई मॉर्फ्स वीडियोस बन गए हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है अगर वो सही इंसान के पास है, अभी इसका बहुत बड़ा यूज है डिफेंस सेक्टर में, एआई का बहुत बड़ा यूज है हमारे प्लानिंग सेक्टर में, आर्किटेक्ट सेक्टर में, जो चीजें हम लोग प्लान करना चाह रहे हैं वो 3D विजुअलाइज कर सकते हैं एआई के थ्रू। मगर कहीं ना कहीं इसका अगर ये टेररिस्ट के हाथ में आता है, अगर ये ऐसे असामाजिक तत्वों के हाथ में आता है जो दुनिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट कंट्रोल और गवर्नमेंट पॉलिसीज की डेफिनेटली जरूरत रहेगी, जैसे जैसे एआई डेवलप हो रहा है, कि इसका इस्तेमाल कौन और किस लेवल का व्यक्ति कर सकता है और क्या इसकी बाउंड्रीज हैं, किसके बाहर ये नहीं जाना चाहिए। तो क्या एआई से जॉब्स कम होंगे? एआई से जॉब्स डेफिनेटली कम होंगे। अगर मैं बोलूं कि हमारे कुछ लोग हैं जो टाइपिंग में हैं, अब आज के टाइम में एआई खुद टाइप कर सकता है। Correct. बहुत सारी चीजें हैं जो मैनुअल एक्टिविटी होती थी ऑफिस में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में मॉनिटरिंग एक्टिविटीज होती हैं, वो एआई ऑटोमेटिकली करके एक अलर्ट जनरेट कर देता है, जिससे आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री पता लग जाती है, पूरी की पूरी डिटेल पता लग जाती है। मगर अगर एआई इस तरीके के काम कर रहा है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एआई सेक्टर में भी खुलेंगी जो एआई को डेवलप करने के लिए चाहिए। अब एआई को ऑपरेट करने के लिए, एआई कॉर्पोरेट में चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज ये एआई में बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं, हॉस्पिटलाइजेशन सेक्टर में इसका बहुत बड़ा यूज है। दूर बैठा डॉक्टर कहीं ना कहीं एक एआई के थ्रू सर्जरीज कर सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है, और बहुत सारे जो भूले बिसरे गांव हैं हमारे, वहां पे एआई के थ्रू एक डॉक्टर मिलना और बहुत दूर के स्पेशलिस्ट मिलना बहुत एक अच्छी चीज है। मगर कहीं ना कहीं उस एरिया में, अब यहीं पे फिर दोबारा बात आती है स्किल डेवलपमेंट की। अगर मेरे पास कोई एम्प्लॉइज है या मेरी एक टीम है जो किसी एक सेक्टर में काम करती है जिसको एआई ने रिप्लेस कर दिया और वो अपने आप को स्किल अप नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका जॉब लॉस है। मगर अगर वो अपने आप को स्किल करते हैं और एआई के साथ मॉडिफाई करके अपने काम को इनहैंस कर सकते हैं और एआई का यूज एक पॉजिटिव वे में कर सकते हैं, तो एआई अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी देगा। बिल्कुल। 2023 के सितंबर के मुकाबले 2024 सितंबर महीने में देखें तो आईटी सेक्टर में मेजरली व्हाइट कॉलर हायरिंग्स में 6% का बूम देखने को मिला। ये ट्रेंड क्या आगे आने वाले समय में आईटी में और जॉब्स क्रिएशंस करेगा, और या और सेक्टर्स, अदर सेक्टर्स आईटी के अलावा भी ये और सेक्टर्स के लिए क्या संकेत दे रहा है? अब अगर हम 6% का इजाफा देख रहे हैं हायरिंग में, तो 6% एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है, मगर पिछले साल के मुकाबले ये एक आशा देता है कि धीरे धीरे कॉर्पोरेट सेक्टर इंक्रीज होगा। मगर ये भी एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने कोविड से लेकर, अब कोविड 2019-20 में शुरू हुआ था और 21-22 तक हम लोगों ने वो फेज देखा है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है कि हम लिमिटेड वर्कफोर्स के साथ एफिशिएंट काम कैसे कर सकते हैं। तो हायरिंग क्या उसी पेस पे होगी जो 2019 से पहले हो सकती थी? शायद नहीं, मगर
धीरे धीरे हायरिंग बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और हायरिंग के लिए जो नई नई स्किल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट मार्केट में आ रही है। तो अगर राइट टाइम पे राइट टैलेंट अवेलेबल है तो डेफिनेटली उसको हायरिंग में प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी का लोकल फॉर वोकल का कितना और क्या इम्पैक्ट दिखता है कॉर्पोरेट सेक्टर पर आपको? देखिए, वोकल फॉर लोकल का इतना मेजर इम्पैक्ट आईटी सेक्टर पे अभी नहीं आया है, क्योंकि वोकल फॉर लोकल में हम लोग अभी प्रोडक्ट बेस्ड बात कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, प्रोडक्ट है तो उसको कैसे हम करें, या हम अपने इंडियन बिजनेसेस को कैसे डेवलप करें। कहीं ना कहीं इंडिया टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, मगर अगर आज भी हम देखें तो हमारे पास मेजर क्लाइंट जो है वो यूएस, यूके, यूरोप, जर्मनी के होते हैं। तो अगर हम वोकल फॉर लोकल की बात करेंगे तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज या प्रोडक्ट लाइंस बनानी पड़ेंगी जिसमें हम अदर देन गिविंग सर्विस टू अदर्स, हम लोग अपने प्रोडक्ट और अपनी टेक्नोलॉजी पे डेवलपमेंट का काम करें, जिससे जो इंडियन टैलेंट है वो एक इंडियन स्किल इनहांसमेंट या फिर अपने एक नेशन इनहांसमेंट में लग जाए, रादर देन वर्किंग ऑन द सर्विस फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो वो अपॉर्चुनिटीज, वो पैसा, वो अपॉर्चुनिटी अगर इंडियन टैलेंट को इंडिया में ही मिल रही है तो हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ, एक वोकल फॉर लोकल का आईटी सेक्टर में या कॉर्पोरेट सेक्टर में बेनिफिट है। बट एज ऑफ नाउ वो बेनिफिट आईटी सेक्टर में नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मे बी धीरे धीरे टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ वो चीज अब बढ़ रही है और सरकार भी उस पर डेफिनेटली काम कर रही है, बट अभी उतना इम्पैक्ट नहीं आया है। देश का युवा आज भी विदेश की तरफ भाग रहा है अपने करियर को, पढ़ाई को लेकर, हमने जैसे पहले भी बात करी है। तो इसको रोकने के लिए डेफिनेटली मोदी जी के प्रयास रहे हैं लोकल फॉर वोकल, ठीक है। इसके लिए और गवर्नमेंट को, आपको लगता है सरकार को और क्या ऐसा करना चाहिए, क्योंकि लोकल फॉर वोकल में अभी भी बहुत वक्त लगेगा जो हम अपने युवा को अपने देश में ही रोक कर रख सकें और अपने टैलेंट को रिटेन कर पाएं। इसके अलावा गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, अगर आप किसी से भी पूछें जो बाहर विदेश में जाके सेटल हो रहा है काम करने के लिए, वो सिर्फ दो चीज़ों के लिए सेटल होता है, एक अपॉर्चुनिटी और दूसरा क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ कंपैरिजन में लोग, जो यूथ हैं, वो अभी भी सोचते हैं कि विदेश की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, वहाँ की गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, रादर देन इंडिया। वो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट लोगों का है। तो वो सही होना, गलत होना, वो एक अलग पहलू हो गया। मगर आज के टाइम में इंडिया डेफिनेटली इनहांस कर रहा है अपने आप को, मगर उतना, अगर हम बोले मॉनेटरी बेनिफिट्स, अगर कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, आप देखिए इंडिया के पास इतना आईटी सेक्टर का ग्रोथ है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ चीप लेबर, आई वुड से। अगर बाहर की कंपनी आती है, एक प्रोजेक्ट इंडिया को देती है, तो इंडिया, अब जो नए बच्चे कॉलेज से भी आ रहे हैं वो कंपनी ज्वाइन करते हैं वही पैकेज पे, 2.5-3 लाख 4 लाख के पैकेज पे, कुछ तो 1 लाख 1.25 लाख के पैकेज पे स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यूथ के हिसाब से सोचें कि क्या 3.5 लाख 4 लाख रुपए सालाना उसको वो क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाएगा आज के समय में? नहीं। इंडिया जो हम बोल रहे हैं कि एक इकोनॉमी में तीसरे नंबर पे आने वाला देश है धीरे धीरे अब, तो उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए डेफिनेटली एक मॉनेटरी और एक इनकम अच्छे लेवल पे चाहिए, जो आज के यूथ को बाहर मिल रही है, उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ बाहर मिल रही है, उसको मेडिकल अटेंशन बाहर मिल रही है। आज भी अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं तो बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनके हाल अच्छे नहीं हैं, और ये एक रियलिटी है, हार्श रियलिटी है, मगर रियलिटी है। प्राइवेट हॉस्पिटल में उतना फाइनेंशियली जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है उतना स्टेबल नहीं है कि वो एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जा पाए। तो उस चीज़ के लिए लोग अभी भी बाहर थोड़ा भागना प्रेफर कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक इंडिया के लिए ड्रॉबैक है, क्योंकि वो टैलेंट ड्रेन हो जाता है जिसका यूज इंडिया में हो सकता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ये लगता है कि देखिए, सरकार जो हमारी है, गवर्नमेंट हमारी जो है, वो स्कीम्स, काफी अच्छी अच्छी स्कीम्स लाती है लोगों को, ताकि उनको वो सुविधाएं दी जा सके। बट कहीं ना कहीं स्कीम्स को लाने में और उसके इम्प्लीमेंटेशन में, प्लानिंग, ब्रिंगिंग एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, इन तीनों में कहीं ना कहीं गैप है। प्लानिंग तो हो गई, प्लानिंग के बाद हम उसको ऑन द डेस्क लेके आ गए, ठीक है, बट ऑन द डेस्क से इम्प्लीमेंटेशन में कहीं गैप है, जिसकी वजह से वो ठीक से बाहर नहीं आ रही, ठीक से नहीं इंप्लीमेंट हो रही है, सही हाथों के थ्रू नहीं इंप्लीमेंट हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गैप हुआ। मैं बिल्कुल बोलूंगा कि ये कहीं ना कहीं से गैप है, क्योंकि इंडिया में क्या है ना, एक हम लोगों की खराब आदत हो गई है कि चीज़ों को हैंड ओवर करना। अगर कोई मेरा काम है तो मैं आगे हैंड ओवर करूंगा, वो आगे हैंड ओवर करेगा। कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत सारी डिले हो जाती हैं। सरकार का अपना एक काम करने का तरीका है, और ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार अपना काम करने का तरीका जो इतने सालों से चलता आ रहा है उसको एकदम से चेंज करे। मगर कहीं ना कहीं स्पेशल कमिटीज़ होनी चाहिए जो चीज़ों का ऑडिट करें, रेगुलर ऑडिट करें, कि अगर कोई चीज़ या एक पॉलिसी है जिसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होना है, उसका अब
हम लोग बाहर अगर कंपनी के लिए काम करते हैं या फिर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है बाहर के लिए काम कर रहा है, हर चीज़ का एग्रीमेंट होता है, हर चीज़ की एक डिलीवरी डेट होती है, हर चीज़ का एक प्लानिंग होती है। गवर्नमेंट में क्या होता है कि प्लानिंग जरूर है, मगर उसका ऑन फील्ड एग्जीक्यूशन क्या सही हो रहा है? नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए एक गवर्निंग बॉडी एक होनी चाहिए, मगर एक ऑडिटरी बॉडी भी होनी चाहिए जो एक उसका ऑडिट कर सके। और अगर वो ऑडिट करने में गवर्नमेंट के कुछ लोग जो हैं जो फेल हो रहे हैं, गवर्नमेंट को उस पर एक्शन लेना चाहिए। आज के टाइम में पॉलिसी है, पॉलिसी का फंड आ गया है, रिलीज हो गया है और ऑन द ग्राउंड काम चल रहा है, नहीं चल रहा है तो कोई देखने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा सा एक स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। करेक्ट, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जो आपने ऑडिटर वाली बात कही, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ, क्योंकि ऑडिट होना बहुत जरूरी है। पर देखिए, मैं बहुत ज्यादा डायरेक्ट हूँ यहाँ पे आज, बट कहना जरूरी है, ये लोगों तक, सरकार तक, सब तक की बात जाना जरूरी है, क्योंकि तभी शायद हम एक बदलाव ला सके कि जो ऑडिट, देखिए हमारा देश में हम बहुत समय से देख रहे हैं कि कई चीजें खाना पूर्ति के लिए चल रही हैं, सेटिंग से हो जाता है, अरे भाई ऑडिट कर दो, हो गया। ये चीज जब तक नहीं जाएगी हमारे देश से, तब तक शायद वो ऑडिटर्स भी कुछ कर नहीं पाएंगे, ऑडिट स्कीम भी हमारी फेल हो जाएगी। तो हमें एक ऐसे टीम की जरूरत है जो सही तरीके से चीजों को प्लान करे, जो आपने बोला एग्जीक्यूशन करे, और ऑडिटर जो बैठे हैं वो भी सही हो, वो मतलब लोगों की बात में नहीं आप कर दो हो जाएगा वो ना, राइट? बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपसे यह कि सरकार स्किल इंडिया मिशन लेकर आई, जिसमें उन्होंने टॉप 500 कंपनीज को 4000 इंटर्न्स हायर और ट्रेन करने को कहा। इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है देश में? क्या जॉब्स पर, क्या रोजगार कम होता दिखाई दिया, और हाँ तो कितना, नहीं तो क्यों नहीं? और इसके लिए सरकार को और क्या करना चाहिए? जैसे अभी तक मैंने पूछा, आपने काफी जवाब दिए, फिर भी मैं जानना चाहूंगी आपसे। अब अगर हम स्किल इंडिया डेवलपमेंट की बात करेंगे, इसके लिए इंडिया डेवलपमेंट एक बहुत अच्छी पॉलिसी है जो यूथ के लिए आई है, मगर क्या इस पॉलिसी के बारे में यूथ को मालूम है? इसको कितना एडवर्टाइज किया गया है? इसको ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं किया गया है। अगर एक कोई बेसिक स्कूल का या बेसिक कॉलेज का बच्चा है और वो स्किल इंडिया में जाना चाहता है या अपने आप को एक तरीके से स्किल डेवलप करना चाहता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म पे आने का जरिया ही नहीं पता है, जिनको ये ही नहीं पता है कि मैं अपने आप को रजिस्टर कैसे करूं, अगर मुझे एक स्पेसिफिक स्किल चाहिए मैं उसके लिए कैसे जाऊं, और अगर मेरा कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो उसके लिए मुझे अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ देखने के लिए मिलेंगी। हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारे पास स्किल्स हैं, मगर एक बच्चा जो रेडी टू टेक है स्किल है, उसको एक राइट पाथ दिख ही नहीं रहा है कि मुझे इस लेवल पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें प्रमोट करती है, गवर्नमेंट छोटे छोटे इवेंट्स कराती है, मगर ये स्किल इंडिया की अगर हम बात करें या हम एक प्रोसेस की बात करें कि हम इस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, या एक इवेंट्स की बात करें कि हम इवेंट्स या एक नॉलेज सेशन सेमिनार्स करा रहे हैं यूथ के लिए, वो उतने नहीं हो रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, मगर जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है उसको वहां तक जाने का जरिया नहीं पता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऑनबोर्ड हुए हैं, अपने लिए अलग अलग स्किल ले रहे हैं। बहुत सारी जगह जो शहरों में आपने देखा होगा कि स्किल इंडिया डिपार्टमेंट के ऑफिसेस हैं जहाँ पे लोग अपने स्किल को इनहांस कर रहे हैं, मगर इंडिया की जो टैलेंट और पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वो नंबर अभी वहां तक नहीं पहुंचा है जहां तक उसको होना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं, देखिए मैं ये बोलूंगी, हर बच्चा, हर युवा जो इस धरती पे है, चाहे किसी भी देश में हो, हर इंसान में कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होता है। उसको समझने की जरूरत है और उस टैलेंट को बढ़ावा देने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि क्या राइट डायरेक्शन की कमी है हमारे देश में? राइट डायरेक्शन, अब बोलते हैं ना कि 6-7 क्लास में एक सब्जेक्ट होता है मॉरल साइंस, जो मॉरली बच्चों को सही सोचना और सही करना सिखा देता है। कहीं ना कहीं जब बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे मॉरल साइंस भूल जाता है। वो किस वजह से भूल जाता है? क्योंकि वो एक लिमिटेशन ऑफ सब्जेक्ट बना दिया कि हाँ 6-7 में मॉरल साइंस था, आपने पढ़ा, आप पास हो गए, हो गया। जबकि वो एक ऐसी चीज है जो लाइफ टाइम कहीं ना कहीं बच्चे को याद रखनी चाहिए। ऐसे ही एक डायरेक्शन वाली चीज हो गई कि बच्चा नॉलेज गेन कर रहा है, मगर उस नॉलेज का इस्तेमाल किस तरीके से अच्छे काम के लिए किया जा सकता है वो उसको सिखाया नहीं जा रहा है, जो बच्चा खुद नहीं सीख सकता। क्योंकि एक बच्चे को मार्केट अपॉर्चुनिटीज के बारे में नहीं पता है, एक 10th 11th क्लास के बच्चे को ये नहीं पता है कि एआई के एरिया में आज के दिन क्या डेवलपमेंट हो रहा है। उसके लिए ये गैप कोई और नहीं, बस कॉलेज के टीचर्स और स्कूल के टीचर्स ही ऐसे लोग हैं जो ये गैप को फिल कर सकते हैं। मगर
उन टीचर्स और उन प्रोफेसर्स को भी कहीं ना कहीं अपने आप को स्किल अप करना पड़ेगा, ताकि वो डे टू डे एक्टिविटीज में अपने आप को अपग्रेड कर सकें। ऐसी चीज नहीं है कि 10 साल पहले, 12 साल पहले या 20 साल पहले जो चीज थी वही आज है, नहीं। डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, चीजें चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। टीचर अगर वही चीज पढ़ा रहे हैं जो 15 साल 20 साल पहले पढ़ाते थे, तो आजकल के बच्चों के लिए वो शायद उतना बेनिफिट ना दे पाए। तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन और वो ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, और इसके लिए कॉलेज हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हो गए, उनको सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, ताकि टीचर्स की स्किल्स भी डेवलप हो, टीचर्स को उतना टाइम मिले कि वो अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट कर पाए और अपने आप को उस फ्लो में ले जा पाए, और बच्चों को भी वो ट्रेनिंग दे पाए। समय के साथ साथ देखिए, टीचर्स भी एक टाइम के पढ़े हुए, ठीक है। मुझे लगता है कि किसी की कैपेबिलिटी में क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, वो अपने समय के पढ़े, उनके पास वो नॉलेज है, बट समय के अनुसार जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आगे ट्रेन कर रहे हैं, वैसे भी टीचर्स को भी टाइम टू टाइम जो करंट टेक्नोलॉजी चल रही, करंट चीजें चल रही, उसके लिए उनके लिए भी ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए। बिल्कुल। क्या कहना है आपका? बिल्कुल होने चाहिए। अब टीचर्स जो है, मैं ये बोलूंगा कि टीचर्स जो अपने एरिया के एक्सपर्ट हैं और उनका नॉलेज पावर और एक नॉलेज को कम्युनिकेट करने का जो तरीका होता है वो बहुत अलग होता है, बहुत अच्छा होता है। और शायद स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स की एक बार को ना सुने, मगर अपने टीचर्स की जरूर सुनेगा। बिल्कुल। तो अगर उनको वो राइट लेवल ऑफ टाइम और स्किल और अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो बच्चों को भी वो कहीं ना कहीं वो चीजें मिलेंगी। और कहीं ना कहीं ये जो गैप है, ये गवर्नमेंट ही कम कर सकती है, ये एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन कम नहीं कर सकती। एक चीज और भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आजकल के बच्चे भी ले लें, युवा भी ले लें, छोटे बच्चे जब समझदार हो जाते हैं, टीनेज बोल लें, और युवा, उन लोगों में सुसाइड की केसेस बहुत सुनने में आते हैं, ठीक है। साथ ही में आप देखिए, आजकल की जो जनरेशन है बहुत जल्दी, मतलब देखिए जो जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, जो क्रिमिनल्स निकल रहे हैं ना, ये 18, 19, 22, 23, 24 साल के निकल रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं क्या ये रोजगार जो है, जो कमी हो रही है रोजगार की, जो रोजगार प्रॉपर नहीं आ रहा है, ये सब जो इसकी कमी है, इसके वजह से ये चीजें और बढ़ रही हैं? रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर रोजगार नहीं है लोगों पे, तो वो कहीं ना कहीं से एक जरिया ढूंढ रहे हैं जिससे कि वो पैसा कमा सकें, जिससे कि वो अपने लाइफस्टाइल को इनहेंस कर सके। और आज के टाइम में शायद लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज हो गई है कि लोगों को अपने आप को दिखाना बहुत जरूरी हो गया है कि हाँ, मैं एक बहुत अच्छा वेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, या फिर मेरी जो जरूरतें हैं वो मैं किस तरीके से पूरी कर रहा हूँ। अगर पुराने टाइम की बात करें तो शायद इतनी जरूरतें नहीं होती थी, इतनी टेक्नोलॉजी इनहेंस नहीं होती थी कि मुझे अपने लाइफ को अच्छा दिखाने के लिए इतना खर्चा करना पड़े। मगर आज के टाइम में अगर युवा के पास उतना पैसा नहीं है, या एक युवा है जो कहीं पे छोटी मोटी 4-5-7 हज़ार की नौकरी कर रहा है मगर अपने डेली नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो वो ऐसे रास्ते पे जरूर चल रहा है कि वो, आपने देखा होगा कि वो ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बढ़ गया है, और ऐसे कॉल आते हैं कि एटीएम के लिए कॉल आ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के नंबर के लिए कॉल आ रहे हैं, और ये सब हमारे ही देश का युवा है, ये कोई बाहर का युवा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें ये जरूर पता लग रहा है कि कुछ यूथ ऐसे हैं जो गलत डायरेक्शन में जा चुके हैं, और एक इजी वे आउट वाली चीज उनको चाहिए कि बस कुछ ना करो, बस पैसा आ जाए। देखिए, इसमें वही बात है ना, इसमें मैं कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक युवा गलत है क्योंकि उसको समझदारी दिखानी चाहिए, पर कहीं ना कहीं वो गलत भी नहीं है। भाई क्या करे, जब रोजगार, वो अपनी मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, रोजगार नहीं मिलेगा तो वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब मैं इसका फेवर नहीं कर रही, बट मैं ये बोल रही हूँ ये कारण हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि रोजगार अगर बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से देश में बहुत सारी चीजें खराब हो रही हैं, क्राइम बढ़ रहा है, बच्चों में सुसाइड बढ़ रहे हैं, और उसको कंट्रोल करने के लिए रोजगार पे सरकार को बहुत जरूरी है काम करना। तो कहीं ना कहीं सरकार को ज्यादा से ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है, जॉब क्रिएशंस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही सही टैलेंट को सही जगह पर सही समय पर हायर करके उस टैलेंट को की भी कदर करनी चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए, जिससे वो अपने टैलेंट को पूरी तरह से इस्तेमाल कर एक कंपनी को भी ऊंचाइयों तक ले जा सके और खुद को भी निखार करके अपने एक उज्जवल भविष्य को बना सके। क्योंकि अगर वक्त चलते अब ये नहीं हुआ तो दिन प्रतिदिन आत्महत्या जैसे और खासकर युवाओं में बढ़ते जाएंगे, साथ ही क्राइम भी चरम सीमा पर जाएगा, क्योंकि अगर रोजगार नहीं होगा तो क्राइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। धन्यवाद शार्दुल, अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।